करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, रिवॉल्यूशन या क्रांति, इसमें 3 प्रमुख चीजें होती है। पहले तो क्रांति में बहुत सारे लोग बहुत भारी संख्या में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात कि ये सभी लोग मिलके तब की जो प्रचलित पद्धति होती है उसमें पूरी तरह से बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। और तीसरी प्रमुख बात कि ये सब काम वो बहुत ही कम समय में करते हैं और इससे ही कहा जाता है क्रांति या रिवॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे देश ने भी एक क्रांति देखी और वो क्रांति थी 1857 की क्रांति, जिसे हम अपना पहला स्वतंत्र युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों, इस क्रांति में लाखों हमारे हिंदू मुसलमान सैनिक जो अंग्रेजों के यहाँ काम कर रहे थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया और हम इस कंडीशन पे थे, इस लेवल पे जा चुके थे कि तभी हमें आजादी मिल सकती थी। लेकिन हमसे कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से हम आजाद उस टाइम नहीं हो पाए। लेकिन अंग्रेजों ने देखा कि अगर सभी भारतीय एक हो जाए, सभी हिंदुस्तानी अगर एक हो जाए तो कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। और इसीलिए 1857 की इस क्रांति के बाद कि इन अंग्रेजों ने एक कूटनीति, पॉलिटिक्स का भाग समझ के हर वो जगह जहां जहां उनको मौका मिलता वहां वहां उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इन दोनों में दरी पैदा की, झगड़े पैदा। जब हमें आजादी मिली, जब ये लोग देश छोड़ के गए, इस देश के 2 टुकड़े करके गए। तो लेकिन हमारे इस संगठन में भी रेवोल्यूशन, बार बार हम कहते हैं कि हमें क्रांति करनी है जिसका नाम है एमसीएल क्रांति। तो हम एक्चुअली ये क्रांति, परिवर्तन, ये बदल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो किसी बिजनेस के कैटेगरी में या किसी बिजनेस की तरह होता ही नहीं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करना, इतने सारे लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ना, सैटरडे सेशन के पीछे लगना, करा के लेना, ये सब किसी भी बिजनेस के साथ आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ना कोई बिजनेस ऐसा चलता है। लेकिन ये सच है कि हमें एक्चुअली परिवर्तन की जरूरत है, हमें एक्चुअली एक क्रांति की, एक रेवोल्यूशन की जरूरत है। और उसका कारण है कि आज जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, जो एकमेव दुनिया है करोड़ों लोगों, करोड़ों जीवों की, वो दुनिया आज बर्बादी के कगार पे है। जिस धरती माँ ने करोड़ों साल से हम सबका ख्याल रखा है, उस धरती माँ को हमने पिछले से कुछ दिनों में पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। और अगर इसमें हमने बहुत जल्दी बदलाव नहीं लाया तो दोस्तों बहुत देर हो जाएगी, हम इरिवर्सिबल मोड पे चले जाएंगे। इसलिए जरूरत है इस क्रांति। वैसे तो अगर आप देखोगे तो इस प्रकृति ने, धरती माँ ने हर तरह से कोशिश की है कि हम हमेशा सस्टेनेबल वे में, शाश्वत वे में, अखंड वे में इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर काम करते रहे, जिंदगी जीते रहे। और इसी का एक कारण है कि इस हमारे धरती के ऊपर आप देखोगे तो 71% पानी है और 29% जमीन है। यही भी अगर आप देखोगे तो पानी कैसा है, तो 97% जो पानी है वो खारा पानी है जो समुद्र में है, और 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है। अभी 3% जो पानी है उसमें से भी 2% पानी हमारे बर्फ में है, बर्फ में जमा हुआ है। और सिर्फ 1% पानी है दुनिया का जो हमारे नदी, तालाब जो हमें वहां दिखाई देता है। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों हमने इस नदी, तालाब के जो पानी बह रहा है, ये नेचुरल, ये फ्रेश वाटर है, इसका कितना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये एक व्यवस्था है हमारे इस दुनिया को हमेशा के लिए सस्टेनेबल, उसकी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या आपको पता है कि अभी जिस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पूरी दुनिया तबाही के कगार पे है या तबाही की ओर हम सब जा रहे हैं, उसका कारण है ये ग्लोबल वार्मिंग। उसका कारण है जीवाश्म ईंधन, जिससे जो धुआं बन रहा है, जो गैसेस बन रहे हैं, वो इस वातावरण में बैठ के गर्मी पैदा कर रहे हैं। और ये जो गर्मी जो पैदा हो रही है, तैयार हुई हर दिन, और जिसको हर साल हम लोग बढ़ा रहे हैं, ये प्रकृति की व्यवस्था है जिसको मैक्सिमम सोखती है।
ये 71% जो पानी है ना, वो 96% गर्मी सोखता है, ये पानी और बर्फ। 2-2.5% जो गर्मी है वो इस वातावरण में चली जाती है, और हमारे इस जमीन के ऊपर सिर्फ 2% गर्मी आती है। यानी जितनी भी तबाही अगर आज हम लोग देख रहे हैं, वो सिर्फ 2% गर्मी की वजह से, बाकी की तो सब गर्मी सोखने का काम वो हमारी धरती माँ या हमारी प्रकृति कर रही है। लेकिन सोचिए, इस 2% गर्मी की वजह से भी आज कितना भारी नुकसान हम देख रहे हैं, कितने भारी संकट में हम लोग हैं। तो सोचिए कि अगर ये व्यवस्था ही नहीं होती, अगर हमारे धरती माँ ने, इस कुदरत ने, प्रकृति ने इस व्यवस्था ही नहीं अगर की होती, तो कितने पहले हम बर्बाद हो चुके होते। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे कि आज परिस्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि 2 दिन पहले हमने सभी ने एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया, होली का त्योहार। होली का त्योहार याद यह दर्शाता है कि अभी ठंडी के दिन गए, सर्द का मौसम गया और गर्मी का मौसम चालू होने वाला। मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं कि होली के दिन इतनी भारी वर्षा हुई। हमारे यहाँ होली में मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से हजारों लाखों हेक्टर किसानों का जो फसल थी, जो उगाई हुई, जो की हुई, वो बर्बाद हो गई। लाखों हमारे किसानों को नुकसान हुआ। और ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है। आज हम 2023 में हैं, हमारा तीसरा महीना चालू है। जनवरी से लेके अभी तक अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट हर राज्य में, मध्य प्रदेश, गुजरात हो, राजस्थान हो, साउथ हो, हर राज्य में ये बेवक्त की बारिश हुई है। और इन सभी राज्यों के मिलकर लाखों हेक्टर पे जो भी फसल किसानों ने तैयार की थी, मेहनत की थी, कर्जा लिया होगा, ये सभी फसल ऐसी बर्बाद हो गई है। और ये सिर्फ आज अभी इसी साल हुआ ऐसा नहीं ना, हम देख रहे हैं कि पिछले 5-10 साल में ये धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है। और इसका प्रमुख कारण है इससे ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, जितने भी संगठन हैं दुनिया में जो इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूनाइटेड नेशन की सर्वोच्च संस्था है जो इसके ऊपर काम करती है, जितने भी साइंटिस्ट इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज का संकट, ये खतरा बढ़ेगा, ये संकट बढ़ेगा, तो वैसे वैसे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी देश का होगा तो वो होगा भारत। क्योंकि इस क्लाइमेट चेंज के वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसी एक चीज का होगा, वो है खेती। और भारत, जिसमें 55 से 60% जनसंख्या अभी भी खेती के ऊपर आधारित है, भारत जिसकी अर्थव्यवस्था का बैकबोन है खेती, ऐसे भारत में अगर ये खेती के ऊपर नुकसान होने के बाद सोचिए हमारी पूरी तरह से समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कितने गंभीर परिणाम हो गए। और दोस्तों, ये चीज ये नहीं कि ये साइंटिस्ट हमें बोल रहे हैं, ये सभी संस्थाएं हमें बता रही है, ऐसा नहीं है। ये किसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे आंखों के सामने है ये, हमारे आंखों के सामने कि जब भी कुछ बदलाव होता है, सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, मुझे बताइए। इतने सारे बिजनेसेस है, इतने अलग अलग सेक्टर्स है, और हमारा खेडूत, हमारा किसान है, किस सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? किसानों को हो रहा है। कुछ भी बदलाव हुआ हवामान में, क्लाइमेट में, तो सबसे ज्यादा नुकसान खेती पे ऊपर होता है और हमारे किसानों को होता है। और इसलिए जरूरी है अभी इस क्रांति की, क्योंकि अभी अगर हम लोग ने कुछ किया नहीं, अगर हमने मिलके, सभी लाखों किसान लोगों ने मिलके अगर हमारे किसानों के लिए, इस चीज के लिए अगर कुछ किया नहीं, तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे देश का होगा, हमारे किसानों का होगा, हमारे गांव का होगा। और इसलिए बार बार हम लोग इस शब्द का उपयोग करते हैं, क्रांति क्रांति, रेवोल्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। तो अभी क्रांति करना है, यानी क्या करना है एक्चुअली? तो हमें 2 चीजें करनी। पहली बात तो जो भी ऐसी गलत चीजें हैं जिसके वजह से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको पूरी तरह से रिप्लेस करना है ऐसी चीजों के साथ जो चीज हमारी इस पर्यावरण व्यवस्था का, हमारी इस धरती का ख्याल रखे। जैसे हमें सभी तरह के जो जीवाश्म ईंधन है, जो फॉसिल फ्यूल है, उसको रिप्लेस करना है हमारे जैव ईंधन के साथ। जो ही कैंसर की फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग हो रही है, उसको रिप्लेस करना है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। और जो भी ऐसे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट है जिसके वजह से इतना कचरा तैयार हो रहा है और जिसको जला के और गंभीर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, उस पूरे पेट्रोकेमिकल के चीज को रिप्लेस करना होगा हमारे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ। और दूसरा काम जो हमें करना है
वो करना है कि बहुत बड़ा लोक आंदोलन, जन आंदोलन। बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं इतना संकट हो रहा है, बार बार ऐसे संकट आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और इसके क्या करना चाहिए हमने कि जिसके वजह से ये पूरी चीज हम कंट्रोल में लाए, इस नुकसान को बंद करें, ये लोगों को बताना होगा। और इस तरीके से इन लोगों को इस पूरे चीज में शामिल करना होगा कि अगर कोई प्लास्टिक की थैली छोड़ अगर किसी कागज की थैली या जूट की थैली को लिए ले, तो भी उसको लगना चाहिए कि मैं अपने धरती को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। कोई अपने घर का चूल्हा छोड़ के, एलपीजी छोड़ के अगर एमकोर का चूल्हा ले, तो उसको लगना चाहिए कि मैं अपने जिस दुनिया को बचाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं। तो दोस्तों ये तो हुई जनरल, लेकिन तहसील में क्या करना है? आज तहसील में जो हमारी पूरी फैमिली है, एमबीएस है, एमवीपी है, चैनल पार्टनर है, इतने सारे किसान है, हमें तहसील के लिए क्या करना है, तहसील में क्या काम करना है? तो तहसील में भी दो चीजें करनी है। एक तो हमें अपने तहसील में कम से कम 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है। इसका मतलब है कम से कम 3000 करोड़ का वो वस्तु का उत्पादन करना है जो वस्तुएं, जो उत्पादन इन खराब चीजों को रिप्लेस करेगी। कम से कम 3000 करोड़ या उससे ज्यादा। और दूसरा जो काम करना है वो काम करना है कि हमें आंदोलन हमारे तहसील में तैयार करना है। यानी हमारे तहसील का एक भी पार्ट ऐसे बचना नहीं चाहिए कि जहां आंदोलन नहीं हो रहा है। हर ग्राम पंचायत में, हर म्युनिसिपल वार्ड में, हर जगह हमारे जो एंटरप्रेनर हैं वो मिलके उन्होंने 100% सैटिस्फैक्शन लेनी चाहिए। लोगों को हर हफ्ते मिलके बताना चाहिए कि ये दुनिया क्यों ऐसे बर्बाद हो रही है, कैसे मिलके हम इस दुनिया को संवार सकते हैं। दुनिया तो नेक्स्ट है, हम अपने किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। हमें ये चीज करके ये सब फॉसिल फ्यूल इसका निर्मूलन करना है। और एक चीज का निर्मूलन हमने पहले किया है, वो है पोलियो का निर्मूलन। किस तरह किया हमने पोलियो का निर्मूलन? तो हमने सभी जो बच्चे जो 5 साल के भीतर है, सभी बच्चों को, एक भी बच्चा ऐसे बचा नहीं कि जिसको हमने पोलियो का डोज दिया नहीं। साल में 2 बार दिया, और ऐसे 10 साल की है, तब जाके हमने पूरी तरह से पोलियो का निर्मूलन किया। तो वैसे ही अगर हमें अपने तहसील से पहले, तो अगर तहसील के ऊपर फोकस करते हैं और तहसील से 100% ये फॉसिल फ्यूल का निर्मूलन करना है, 100% पेट्रोकेमिकल का निर्मूलन करना है, तो हर जगह पे इस आंदोलन की शुरुआत होनी चाहिए। और दोस्तों आज जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि किस तरह से हम अपने तहसील में इस बिजनेस रेवेन्यू का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जब मैं कहता हूं कि हमें साल में 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना है, या साल में 3000 करोड़ का वो वस्तु का उत्पादन करना है जो इन खराब चीजों को रिप्लेस करे, तो ये सभी तहसीलों में मुमकिन है। आपका तहसील छोटा है, बड़ा है, किस राज्य में है, क्या चीजें है, वो कुछ देखने की जरूरत नहीं। भारत एक इतना समृद्ध देश है, इतना समृद्ध, इतना भर भर के कुदरत ने हमें दिया है कि हर तहसील में कम से कम 3000 करोड़ का माल हम लोग तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये वही भारत है कि जो भारत पूरी दुनिया की, ये पूरा जो इतिहास है, मानव जाति का जो इतिहास है, संस्कृति का इतिहास है, अलग अलग देशों का जो इतिहास है, ये पूरे इतिहास में भारत हमेशा नंबर 1 की अर्थव्यवस्था था और बहुत आगे था। यानी किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं हो सकता, इतने आगे हम लोग थे। वो सिर्फ अंग्रेजों ने जो पिछले 300-400 सालों में जो हमारे बर्बादी की, उसके वजह से अभी ये हाल है। लेकिन फिर भी वो रिसोर्सेस आज भी हमारे पास है। आज भी अगर हम अपने तहसील में जो रिसोर्सेस है उसका सही उपयोग करें, तो हम आसानी से, हमें हमारा ये जो टारगेट है या हमें जो काम करना है अपना पोटेंशियल का, आसानी से इससे बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। और वो रिसोर्सेस क्या है? तो हमारे तहसीलों में है नंबर 1 इज जमीन, खेती। जो मिट्टी आज हमारे देश में है वैसी मिट्टी पूरी दुनिया में कहीं नहीं। अब किसी भी देश के साथ कंपैरिजन कीजिए, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, या किसी भी दूसरे देश के साथ। दूसरा है पानी। हमारे यहाँ जैसे रिवर सिस्टम है, इतने समुद्र, हिमालय से लेके कई सारे पर्वत श्रृंखला है और उनसे निकलती कई सारी नदियां हैं। ये नदियां का जो नदियों ने जिस तरीके से इस मिट्टी को बनाया है, जिस तरह से हमारा हर जगह को सुजलाम सुफलाम किया है,
जिसकी वजह से हम नदियों को अपनी माता भी समझते हैं, उनको पूछते हैं। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, ऐसा रिसोर्स नहीं किसी दुनिया के पास, किसी देश के पास। इतनी जो बारिश आती है भारत में, ये भी बहुत बड़ा रिसोर्स है, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग है, ये रेवेन्यू तैयार करने में हो सकता है, होने वाला है। और ये लोग अभी आबादी में दुनिया में नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुके हैं हम। लेकिन ये सभी जो आबादी है, सभी जो लोग आज हमारे तहसीलों में, गांव में रह रहे हैं, ये ताकत है हमारी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए। और दोस्तों, इसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, एक्शन प्लान है कि जिस एक्शन प्लान से हम लोग काम करेंगे और ये होने वाला है। और वो कैसे एक्शन प्लान है? तो हर ग्राम पंचायत में आज 650 हेक्टेयर जमीन है जो खेती के अंदर है, जहां खेती हो रही है ऑन एन एवरेज। किसी ग्राम पंचायत में कम हो सकती है, किसी ग्राम पंचायत में ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज सब ग्राम पंचायत में 650 हेक्टेयर इतनी जमीन के ऊपर आज खेती हो रही है। हम लोग तो उस जमीन को पकड़ ही नहीं रहे जो बंजर है, जिसके ऊपर आज कुछ नहीं हो रहा, लेकिन काम करें तो वो भी जमीन हमारा एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। आज उसको उसकी बात ही नहीं करते, चलो। लेकिन आज अगर हर ग्राम पंचायत में 650 हेक्टेयर जमीन है, और इस 650 हेक्टेयर में से अगर हमने सिर्फ 20% जमीन इस ऊर्जा खेती के लिए इसका उपयोग किया, उसके ऊपर अगर नेपियर घास उगाया, तो ये जो जमीन है वो बनती है 120 से 130 हेक्टेयर। और जिस तरह से अभी नेपियर घास के अलग अलग हाइब्रिड तैयार हो रहे हैं, उसका अलग अलग यील्ड उत्पादन हो रहा है प्रति हेक्टेयर, तो अगर 120 से 130 हेक्टेयर के ऊपर अगर हम नेपियर घास उगाएंगे, तो हर ग्राम पंचायत में हम 2 प्रोजेक्ट चला सकते हैं। एक तो है बायोकोल का, एमकोल का प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता होगी 100 टन पर डे इनपुट, और दूसरा है हमारा एमसीएनजी का प्रोजेक्ट, बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता भी 100 टन पर डे इनपुट है। और ये सभी प्रोजेक्ट मॉड्यूलर प्रोजेक्ट है, यानी हर प्रोजेक्ट एमकोल का और हम हर प्रोजेक्ट एमसीएनजी का ये हमेशा 100 टन पर डे का इनपुट का ही रहने वाला है। अगर किसी तहसील में 500 टन का प्रोजेक्ट शुरुआत करनी है, 500 टन पर डे इनपुट की, तो इसका मतलब 100 के हमें 5 प्रोजेक्ट लगाने। 1000 टन का प्रोजेक्ट लगाना है तो इसका मतलब है 100 के 1000 करने। बाकी की जैसे लोग इंडस्ट्री जैसे काम करती है कि 100 से अगर 200 लगाना तो वो बड़ा, 500 का और बड़ा, वैसे काम नहीं करना हमें। मॉड्यूलर प्रोजेक्ट करेंगे, यानी हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक एमसीएनजी प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राम पंचायत में जो बची हुई 80% जमीन है, उसमें 50 से 60% जमीन पे हम वही खेती करेंगे जो आज की तारीख में वहां के किसान कर रहे हैं। वहां के जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से जो खेती होती है वो खेती किसान कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग करेंगे, लेकिन 100% ऑर्गेनिक करेंगे। और जब ऑर्गेनिक खेती करेंगे 100%, तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके उत्पादन भी तैयार करेंगे, ताकि हम अच्छे इनकम किसानों को भी दे पाए, और वो जो चीज है, वो जो प्रोसेस्ड फूड है या प्रोसेस वेजिटेबल है या जो भी उत्पादन है, वो पूरी दुनिया में हम बेच सकते हैं। और दोस्तों 5 से 10% जमीन के ऊपर हम वो खेती करेंगे कि जिससे हम आयुर्वेदा, हम कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजें तैयार कर पाए। अभी सिंपल कॉस्मेटिक की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज हम लोग जो साबुन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन, शैम्पू, ये सभी लोग, ये सभी कुछ चीज है, ये कॉस्मेटिक में जो प्रोडक्ट्स है अलग अलग, ये सभी केमिकल्स है। और ये कई सारे लोगों को तो इसकी बहुत सारी एलर्जी होती है, और स्किन, बाल, इसको सब डैमेज करते हैं। लेकिन इससे कई अच्छे उत्पादन हम अपने खेतों में ले सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी धन संपदा है। आयुर्वेदा जो शास्त्र 1200 साल तक लिखा गया, बहुत बड़ा नॉलेज इसमें है। हम वो उत्पादन करके पूरी दुनिया को एक अच्छी उत्पादन दे सकते हैं। उसके लिए 5 से 10% जमीन है, और 20% जमीन जो हमारे खेतों में, जो हमारे एग्रीकल्चर में है, वो हम रखेंगे उन जीवों के लिए जो जीव हमारे साथ, हमारे गांव में, हमारे तहसील में रहते हैं। क्योंकि ये दुनिया जितनी अपनी है उतनी ही उनकी भी है, और करोड़ों साल से वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनका ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी, और वो हम करेंगे। वो जैव विविधता के लिए, वो बायोडाइवर्सिटी के लिए हम 20% जमीन रखेंगे। लेकिन दोस्तों फिर उन परिवारों क्या जिनके पास जमीन ही नहीं है, ये तो हमने बताया कि जमीन को हम कैसे उसका यूटिलाइज करेंगे, लेकिन ये जो परिवार है, ये परिवार भी अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
ये परिवार भी कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। अभी पशुपालन का भी अगर आप इंडस्ट्री देखें, पशुपालन की इंडस्ट्री, तो आज की तारीख में जो पशुपालन हो रहा है ना, वो फैक्ट्री फार्मिंग हो रहा है। फैक्ट्री जैसे, फैक्ट्री में जैसे बेजुबान ऐसी चीजें, निर्जीव चीजें आती है ना, और जिसके ऊपर आप चीजें करती है, वैसे ही इन सभी जो हमारे जानवर है, जो एनिमल्स है, उनको ट्रीट किया जाता है। ऐसे देखते ही नहीं कि सजीव है करके, उनको जरा भी भावना नहीं, जीव नहीं, इस तरीके के साथ उनके साथ बर्ताव किया जाता है। और इतने बड़े लेवल पे वो फार्म्स रहते हैं कि उनको कोई भी कुछ भी सुविधा इन जानवरों को नहीं होती है, और ये गलत है। जिस तरह से ये पशुपालन पूरी दुनिया में हो रहा है, ये तरीका ही गलत है। इनफैक्ट जैसे कोरोना पूरी दुनिया में फैल गया, कोरोना का उगम कैसे हुआ, उसका स्रोत क्या है, तो उसका एक कारण नहीं, उसका कारण ही है इस तरह की ये जो एनिमल की फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं, पशुपालन की फार्मिंग कर रहे हैं, ये है। ऐसे बहुत बड़ा संशोधन हुआ है, क्योंकि ये जो कोरोना नॉर्मली इन सभी जानवरों में रहता है, इस तरह के अननेचुरल वे में हम लोग पशुपालन कर रहे हैं, इसकी वजह से कोरोना वो छोड़ के हमारे यहाँ आ गया, ऐसी थ्योरी है। तो सबसे अच्छा पशुपालन वही हो सकता है कि हर व्यक्ति, हर परिवार अपने अपने हिसाब से पशुपालन करे, 2, 4, 5 गाय उसको पाले। और हमें पता है कि हम जब भी किसी जानवर को अपने साथ पालते हैं, वो हम अपने परिवार का हिस्सा समझ के पालते हैं, इतना प्यार उसको देते हैं। तो वो हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, कुक्कुट पालन हो सकता है, ऐसे कई सारी चीजें का कर सकता है। और उसका सभी जो माल है वो हम बायबैक कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि हम उसकी मार्केटिंग करेंगे। कई सारे ऐसे परिवार है कि जो परिवार कुछ ना कुछ चीजें बना सकते हैं, इको फ्रेंडली चीजें बना सकते हैं, हस्तकला व्यवसाय जिनके पास है, और वो कई सारे प्लास्टिक और रबर के जो पेट्रोकेमिकल्स है उस उत्पादनों को रिप्लेस कर सकते हैं। उनको भी जो माल वो तैयार करेंगे, उनको भी बेचने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। एमसीएल वो सभी चीज लेके एमसीएल मार्केट करेगी। और दोस्तों, जब जिस तरीके से अभी ये प्लानिंग हमने की है, उसके हिसाब से जैसे काम करें ना, तो हम आराम से हर तहसील में, सॉरी हर ग्राम पंचायत में 75 से 80 करोड़ का रेवेन्यू तैयार कर सकते हैं, माल तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हर ग्राम पंचायत में जो होने वाला एमसीएनजी प्रोजेक्ट है, उससे ही रेवेन्यू तैयार होगा मिनिमम 40 करोड़ का। जो हम एमकोल का प्रोजेक्ट तैयार करेंगे, उससे ही रेवेन्यू जनरेट होगा कम से कम 12 करोड़ का। और ये जो 50-60% के ऊपर ऑर्गेनिक खेती हम लोग करेंगे, उसके उत्पादन तैयार करेंगे, तो उससे कम से कम 20-25 करोड़ का उत्पादन हम साल का तैयार करेंगे। और बाद में ये पशुपालन है, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है, इन सभी का अगर आप देखोगे तो हर ग्राम पंचायत में 75 से 80 करोड़ का हम रेवेन्यू निर्माण कर सकते हैं। और ऐसे तहसील जहां 40-50 ग्राम पंचायत से लेके 120, 130 इतने भी ग्राम पंचायत है, जहां आसानी से 3000 करोड़ से भी ज्यादा का माल रेवेन्यू हम लोग तैयार कर सकते हैं। और ये जो सभी चीजें हम तैयार करेंगे ना, ये दवाएं है दुनिया को बचाने के लिए, ये कोई दूसरे आम उत्पादन नहीं है। तो इसलिए जब जहां तक मार्केट की बात है, इसके लिए अनलिमिटेड मार्केट है। ऐसा समझे कि सभी जगह कोरोना फैला हुआ है और हम कोरोना की दवा बना रहे हैं। उसी तरह सबसे बड़ा संकट जो आज क्लाइमेट चेंज का है, उसके ऊपर दवा है जो चीजें हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये सब लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसीलिए जरूरी है ये लोक आंदोलन, एमकोल प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये सभी जो प्रोजेक्ट है ना, जब 3000 करोड़ का जब रेवेन्यू तैयार करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग तैयार करेंगे, अलग अलग चीजें, प्रोसेसिंग यूनिट्स जो जरूरत है वो चीजें तैयार करेंगे। लेकिन इस सभी श्रृंखला में पहला प्रोजेक्ट जो आपके तहसील में शुरू होगा, वो होगा एमकोल। अब इसके कई सारे कारण है जो आपको पता है कि बहुत फास्ट सब चीजें कंट्रोल में भी है और बहुत फास्ट इसको कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपके तहसील में शुरू होगा ये एमकोल प्रोजेक्ट। और ये एमकोल प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है आपके पूरे करियर के लिए। तहसील में जितने भी एमबीएस, हमारे एमबीएस जो काम कर रहे हैं, जितने भी एमवीपी काम कर रहे हैं, बाकी के जो चैनल पार्टनर है, सबके लिए पहला प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली एमबीएस प्रमोटर के लिए। क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट है कि जो प्रोजेक्ट आपको पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा नॉलेज देगा, जिससे सबसे ज्यादा पढ़ाई जो आपकी होगी वो इस प्रोजेक्ट से होगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस का प्रोजेक्ट है, ये पढ़ाई का प्रोजेक्ट है, ये लर्निंग का प्रोजेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर काम करना है, बहुत ज्यादा सीखना है, ऐसा वो प्रोजेक्ट है।
अब इसमें दो चीजें हैं, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। नंबर वन, ये जो एमकोल का प्रोजेक्ट है ना, ये जैव ईंधन का प्रोजेक्ट है, और हमारे पूरे फैमिली में अभी लाखों की फैमिली हमारी एमसीएल की है, लेकिन इस परिवार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि जिसने बायोफ्यूल्स के ऊपर, जैव ईंधन के ऊपर जिसने डिग्री हासिल की है, जिसके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जो बायोफ्यूल का इंजीनियर है और उसके बाद ये काम कर रहा है, कोई नहीं है। हम सभी लोग ये जैव ईंधन के बारे में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो करके सीख रहे हैं। ना कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है, ना कोई ऐसी संस्था है हमारे पूरे भारत देश में और पूरे दुनिया में जो बायोफ्यूल का इंजीनियर आपको बनाएगी, जो बायोफ्यूल का डिग्री कोर्स आपको पढ़ाएगी, कोई नहीं है संस्था। हम लोग ही जो करके जो सीख रहे हैं वही सबसे बेस्ट ऐसा नॉलेज है, वो ट्रेनिंग है, और वो सबसे अच्छी ट्रेनिंग आपकी होने वाली है पहले एमकोल प्रोजेक्ट के साथ, जो हमें अच्छी तरीके से करनी है। कैसे हैंडल करते हैं किसानों से लेके, वो फार्म से लेके फैक्ट्री तक और ग्राहकों तक। तो नंबर वन ये। दूसरी चीज, ये जो चीज है, ये पूरी व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं, इसमें क्या करने वाले हम, तो बिजनेस करने वाले। अगर दुनिया को बचाना है तो हमें मैक्सिमम बिजनेस करना है। मैं तो कहता हूं 3,000 करोड़ ना 5,000 करोड़ का लक्ष्य रखिए अपने तहसील में। जितना ज्यादा आप रखोगे, जितना ज्यादा पैसा आप लोगों के लिए, किसानों के लिए, खुद के लिए तैयार करोगे, उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे दुनिया को बचाने के लिए। तो कैसे कर पाएंगे, जब आप सबसे अच्छे बिजनेसमैन बनोगे, सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे। और कैसे आप सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे या बिजनेसमैन बनोगे, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है ये प्रोजेक्ट, ये पहला प्रोजेक्ट। इस पहले प्रोजेक्ट को इस तरीके से आप करिए, यानी सुबह से जाके उस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने, साफ सफाई से लेके रात तक जो भी काम होते हैं सभी काम खुद कीजिए। क्योंकि यही तरीका है, यही तरीका है सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने जैसा, बनने के लिए। हमारे देश में धीरूभाई अंबानी से लेके हल्दीराम तक, ये सभी लोग अगर आप देखोगे तो ये सभी लोगों के पास, किसी के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं था। इनफैक्ट पूरी दुनिया की मैं बात करता हूं, पूरी दुनिया में जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं वो करके बने हैं, उन्होंने खुद इस तरीके से वो काम किया है और फिर वो बिजनेसमैन बने हैं। कोई भी बहुत ज्यादा डिग्री करके बिजनेसमैन नहीं बना है। मैं आपको बोलता बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं मैं डीमार्ट का। आज डीमार्ट इस तरीके की रिटेल स्टोर है, चेन है, कि जिनके आगे अभी रिलायंस स्मार्ट हो या बिग बाजार हो, सब पीछे है। इतना आगे निकल गया है डीमार्ट। लेकिन आपको पता है डीमार्ट की शुरुआत कैसे हुई? डीमार्ट के जो ओनर है राधा कृष्ण दमानी साहब, उन्होंने पहली बार एक डिपार्टमेंटल स्टोर सेम डीमार्ट जैसा, जो छोटे से था अपना बाजार, उसको पहले रेंट पे लिया 1.5 साल। उस 1.5 साल उस डिपार्टमेंटल स्टोर को खुद चलाया, खुद जाते थे सुबह उसको दुकान को खोलने के लिए, मैनेजर जैसे बैठते थे, हर चीज को देखते थे कि किस तरह से रॉ मटेरियल आता है, जो चीजें आती है, कैसे, कहाँ खर्चा होता है, कहाँ खर्चा हम बचा सकते हैं। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये काम उन्होंने तब किया जब उनके जेब में 8,000 करोड़ रुपए थे। कौन करेगा, कौन करेगा आदमी ऐसा काम जिसके जेब में 8,000 करोड़ है? और वो भी उन्होंने खरीदा नहीं, जो आराम से खरीद सकते थे। उन्होंने पहले उसके ऊपर काम किया, सब चीजें अपने हाथ से की, तब उन्हें समझा कि कहां मैं पैसे बचा सकता हूं, कहां ग्राहकों को अच्छी चीजें दे सकता हूं और कहां मैं अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूं। और इसलिए देखोगे आप कि आज डीमार्ट डीमार्ट है, इतना बड़ा बन चुका है। और वैसी सेम स्टोरी है मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड के आज 35,000 ने 38,000 से भी ज्यादा आउटलेट्स है पूरी दुनिया में। लेकिन पहली बार जब मैकडोनल्ड शुरू हुआ ना, तो वो मैकडोनल्ड जो बंधु थे, दो भाई, वो खुश थे एक दुकान के साथ। जैसे एक होटल के साथ खुश होते ना हम लोग, वैसे एक होटल के साथ, वो एक दुकान के साथ, दोनों खुश थे। वो एक बिजनेसमैन थे, रे क्रॉक, जिन्होंने मैकडोनल्ड को वो बनाया जो आज मैकडोनल्ड है। 38,000 उसकी जो आउटलेट्स है। उन्होंने सिर्फ काम किया पहले इस प्रोजेक्ट के ऊपर। पहले देखा कि एक दुकान मैं किस तरह से चला सकता हूं, कौन सी कैसे क्वालिटी अच्छी रख सकता हूं, कैसे उस समय में उनको डिलीवरी दे सकता हूं। तो दोस्तों, ये सभी लोग जो महान बने, जो इतने बड़े बिजनेसमैन बने, वो बने अपने पहले प्रोजेक्ट के ऊपर।
ये जो पहला प्रोजेक्ट है ना, ये पहला प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। बाद में एमसीएनजी के प्रोजेक्ट आएंगे, बाद में कई सारे प्रोजेक्ट आपको करने हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको सही मायने में बेस्ट ट्रेनिंग देगा, आपको बेस्ट बिजनेसमैन बनाएगा, बेस्ट एमबीए बनाएगा। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये जो व्यवस्था हम अपने तहसील में तैयार करने वाले हैं, उसकी अगर इकोनॉमिक्स देखोगे तो 100 टन पर डे इनपुट है रॉ मटेरियल का, 30 टन आउटपुट है, हर दिन 30 टन हम लोग माल या प्रोडक्ट तैयार करेंगे। अनटोरिफाइड एम्पुल की बात करते हैं सिंपल, और उसको जब 15 रुपए से हम बेचेंगे तो हर दिन 4.5 लाख का रेवेन्यू का निर्माण होगा, और वो बन जाता है साल का 16 करोड़ 20 लाख रुपए। और जब 16 करोड़ 20 लाख का माल आप बेच रहे साल का, और कम से कम 20 से 25% भी अगर अपने प्रॉफिट पकड़ा, तो भी 3 करोड़ 24 लाख से लेके 4 करोड़ 5 लाख तक आपका प्रॉफिट होगा कंपनी का, जिसमें आपका खुद का जो इनकम है वो 32 लाख से 40 लाख तक है। और ये जो सिचुएशन, ये ऑप्टिमम सिचुएशन है सब लोग, कि ये जब 100% पे वो पूरी कैपेसिटी पे प्लांट चलेगा, सब कुछ सही हो रहा है, 100 टन माल आ रहा है, 30 टन माल तैयार होकर जा रहा है, 15 रुपए पे हम लोग बेच रहे हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल में है, लॉजिस्टिक्स कंट्रोल में है, वो बराबर हो रहा है, टैक्सेशन हमारा सब सही चल रहा है, ये वो सिचुएशन है। लेकिन आज शुरू करने के साथ वह सिचुएशन जाने के लिए कई सारी चीजें जो आपको सीखनी है, पढ़नी है, उसकी 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 स्टडी करनी है, क्योंकि आज की तारीख में ये सभी जो प्रोजेक्ट चलते हैं, यानी लोग बोलते ही नहीं बायोकोल के प्रोजेक्ट, वो क्या बोलते हैं, बायोमास ब्रिकेट के प्रोजेक्ट, और वो सभी जो बनते हैं वो सभी ड्राई बायोमास के ऊपर है। बायोमास आया, उसको फिर उसके ब्रिकेट्स बनाए और बेचे, बस इतना ही है। रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं उसकी क्वालिटी क्या है, इसमें ज्यादा कोई बॉदर ही नहीं करता। कचरे के ऊपर जैसे प्रोजेक्ट बनते वैसे बायोमास ब्रिकेट के प्रोजेक्ट आज हर जगह है, और जिस इंडस्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं ये बहुत अलग है। हम तो काम ही कर रहे हैं वेट बायोमास के ऊपर। कई सारी हमारी जो एनर्जी है, जो पैसे लगने वाले हैं, बिजली लगने वाली है, मैक्सिमम बिजली तो मॉइस्चर कम करने के लिए लगने वाली है। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पहली बार हम इंडस्ट्री में करेंगे, और आपको सीखना होगा, ये समझना होगा। जो लोग जिन्होंने अभी ये प्रोजेक्ट जिनके पास है, वो जो कर रहे हैं, उनको अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कई सारी चीजें जो आप खुद करोगे तब आपको पता चलेगा कैसे बेहतर कर सकते हैं। और इन सब चीजों में ये जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्लांट है, यानी सभी चीजें सीख के वो बेहतर करने के लिए, और 100% उस कैपेसिटी पे, जिस कैपेसिटी का प्लांट है उस पे जाने के लिए कम से कम 6 से 9 महीने लगते हैं। 6 से 9 महीने लगते ही है किसी भी प्लांट को, और हम तो पहली बार कर रहे हैं, किसी ने किया नहीं आजू बाजू, कोई आपको एक्सपर्ट नहीं दिखेगा वहां कि जो आपको इस पे गाइड करेगा, आपको सीखना ये करके। तो आपको ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि 3-4 महीने के बाद फसल आने वाली है, नेपियर घास तैयार होने वाला है, तो हमको 4 महीने बाद तो हमको पूरी तरह से तैयार होना है इस सब चीजों के ऊपर काम करके। तो दोस्तों आप कंटिन्यूअस उसके ऊपर पढ़ाई, कंटिन्यूअस रिसर्च डेवलपमेंट, इसकी तो एक आदत, एक संस्कृति या कल्चर तैयार कीजिए आप अपने फैक्ट्री में। आपके तहसील में आप पहली फैक्ट्री कैसे चलाते हो, कौन सी मूल्य है, कौन सी चीज है जिसको आप कल्टीवेट करते हो, किस तरह का माहौल, किस तरह की संस्कृति या कल्चर का निर्माण करते हो, वैसे फिर आगे की सभी फैक्ट्री में चलेगा। क्योंकि एक नहीं, कई सारे आपको एमकोल, कई सारे एमसीएनजी के प्रोजेक्ट एक ही तहसील में लगाने हैं। तो एक कंटिन्यूस अपग्रेडेशन का, कंटिन्यूस पढ़ाई का, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ रिसर्च करके कैसे बेहतर करे, इसको बेहतर करे, इसको बेहतर करे, हर चीज के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सिर्फ इसकी आदत लगा दो, बाकी सब लोग वैसे काम करेंगे फिर। और आज की तारीख में मार्केट में कोई भी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में अगर कोई भी कंपनी नंबर 1 का काम कर रही है, वो सिर्फ इस वजह से, कंटिन्यूस अपग्रेडेशन। आज ये अमेजॉन है, ये मर्सिडीज है, ये एप्पल है, ये हर कोई कुछ भी कंपनी लीजिए आप, वो हमेशा देखते हैं कि मैं कैसे बेहतर कर रहा हूं, हर चीजों में कैसे ग्राहकों को बेहतर सेवा या वस्तु दे रहा हूं। एक मैंने अच्छी बनाई और बस उसके ऊपर काम किया तो आपका नोकिया होता है, जैसा आपने देखा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमारा लक्ष्य सिर्फ फैक्ट्री का निर्माण करना नहीं है। फैक्ट्री का निर्माण करना यानी फैक्ट्री की वो तो शुरुआत है,
फैक्ट्री का निर्माण करने तक जो भी काम है वो बिजनेस है ही नहीं, समझिए आप। वो तो शुरुआत है, एक बार फैक्ट्री तैयार होगी तो शुरुआत है। और डे वन से आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बिजनेस साइकिल को एस्टेब्लिश करना है। यानी क्या करना है, तो उस फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, हम उसको प्री प्रोसेसिंग करके जो कुछ है हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट उस स्पेसिफिकेशन का तैयार कर रहे हैं, उस क्वालिटी का तैयार कर रहे हैं जिसकी जरूरत ग्राहकों को है, उसको सही तरह से उसकी पैकेजिंग करके उस ग्राहकों को तक पहुंचा रहे हैं, ग्राहक उसका उपयोग करके उनकी जो जरूरत है उसको पूरा कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट के साथ, और वो फिर संतुष्ट ग्राहक हमें पैसे दे रहा है। ये पूरी जो चीज है, इस साइकिल को एस्टेब्लिश करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये वो चीज है जो हमें करनी है। और दोस्तों डे वन, आई मीन एक बार आपने बिजनेस चालू किया तो प्रॉफिट ये आपका श्वास है, ये सांस है आपकी। यानी अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे। कंपलसरी है प्रॉफिट, भले ही कम करे ज्यादा करे वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट नहीं करना इसका मतलब बिजनेस ही नहीं करना है। तो एक बार फैक्ट्री कंप्लीट हो गई, एक बार फैक्ट्री की शुरुआत हो गई तो प्रॉफिट कंपलसरी कंपलसरी है दोस्तों। भले ही आप चालू करें 5% के साथ, 100 टन पर डे इनपुट का प्रोजेक्ट है ना, आप चालू करिए 5 टन के साथ, 5% से, 5% से। आज 5 टन माल लिया मैंने, उस 5 टन से मैंने 150 किलो, सॉरी 1500 किलो या 1.5 टन मैंने प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा। भले इससे चालू करिए आप, लेकिन आपको डे वन से इस कैपेसिटी के ऊपर काम करना, डे वन से प्रॉफिट तैयार करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये मस्ट कंपलसरी है। और कैसे करें, अगर अगर बहुत सारी, देखिए 6 प्रोजेक्ट अभी हमारे पूरे हैं, 12 वो भी उसका प्लांट एंड मशीनरी है तो वो 18 हो जाएंगे, और बाकी के जो बन के बाकी के प्रोजेक्ट लगभग आगे के 2-3 महीने में हो जाएंगे। तो 84 प्रोजेक्ट्स अभी हमारे पूरे हो जाएंगे एमकोल के। तो लेकिन इस सभी प्रोजेक्ट के ऊपर पहले दिन से हमें अगर प्रॉफिट जनरेट करना है, बिजनेस करना है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे डिटेल एक्शन प्लान तैयार करना होगा। और वो एक्शन प्लान सभी चीजों का ख्याल रखे, एक ही लक्ष्य के ऊपर वो एक्शन प्लान होना चाहिए कि मुझे डे वन से अपनी फैक्ट्री चालू करनी। यानी वो एक्शन प्लान है, डीपीआर नहीं। डीपीआर तो ठीक है, डीपीआर होता है, सब लोग टेक्निकल डीपीआर करते हैं, वो तो अलग बात है। एक टेक्निकल डीपीआर करना, इंस्टीट्यूट को देना, या उसके बेस पे लोन लोग कर्जा लेते हैं, वो सब चीजें। हमें हमारे तहसील में जो फैक्ट्री लगाई है उसमें से मुझे इनकम डे वन से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इनकम शुरू होगा उसका मतलब है कि किसानों को इनकम शुरू होगा, उसका मतलब है एमवीपी को इनकम शुरू होगा, उसका मतलब है अपने जो चैनल पार्टनर उनका इनकम शुरू होना। और आपको हर जो चीज है ना उसके बारे में पढ़ाई करनी है और उसकी डिटेलिंग लिखनी है, उसका एक्शन प्लान बनाना है कि मेरी फैक्ट्री अभी 2 महीने के बाद लग रही है, तो इस 2 महीने में मुझे पूरी पढ़ाई करके आपको तैयार रहना है उस एक्शन प्लान के साथ। कि अगर रॉ मटेरियल, हमारे सभी फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल वो किसान हमारे उगाने वाले हैं नेपियर घास के ऊपर, तो नेपियर घास की सब जानकारी आपको होनी चाहिए कि मैं अपने तहसील में कौन सा नेपियर घास लगाऊंगा, कौन सी उसकी वैरायटी होगी, किस तरह से उसकी हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस होगी, कहां से मैं ये बीज लाऊंगा, कहां से वो प्लांटिंग मटेरियल होगा, कैसी नर्सरी तैयार होगी, कौन एमवीपी किस तरह से नर्सरी तैयार करेगा, किस तरह से हम किसानों को वो प्लांटिंग मटेरियल देंगे। तो सिस्टमेटिकली अगर देखोगे तो फैक्ट्री, बाद में नर्सरी तैयार करना है और बाद में किसानों के पास जाना है कि देखो नर्सरी के पास आपको जो चाहिए वो अच्छा मटेरियल है, या हमारी फैक्ट्री जो हम खरीदेंगे अभी आप लगाओ। लेकिन उसको वक्त लगने वाला है, आपको पता है। और मुझे पहले दिन से अगर फैक्ट्री शुरू करनी है तो कौन सा रॉ मटेरियल आज मुझे मिल सकता है, कौन सा रॉ मटेरियल जिसके साथ मैं आज उत्पादन कर सकता हूं, वो मेरे तहसील में है क्या, मेरे गांव के आजू बाजू है क्या, या थोड़ा दूर है तहसील के आगे है। और वो वैसा है तो उस तहसील, वो रॉ मटेरियल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या चीजें जो नेपियर घास में होता है कि उसके मॉइस्चर कंटेंट इतना है, उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज है। तो वो जो रॉ मटेरियल आज की तारीख में डे वन से अगर मुझे फैक्ट्री चालू करनी है, जो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा तो उसमें क्या क्या विशेषता है जिसको मैं उसको उपयोग कर सकूं। और अगर उसको लाना है मेरे फैक्ट्री में तो उसका कटिंग, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, उसका कितना खर्चा लगेगा, किस रेट से वो मुझे फैक्ट्री में पड़ेगा।
ये चीजें आपको नेपियर ग्रास के लिए भी तैयार करनी है, और अभी जो डे 1 से फैक्ट्री शुरू करनी है उसके लिए भी। नेपियर ग्रास भी आज जहां जहां आप प्लांटेशन कर रहे हो, अपनी फैक्ट्री कहाँ है, वो प्लांटेशन करने वाला इलाका किधर है, कहाँ से मैं ट्रांसपोर्टेशन लाऊंगा, कैसे मेरे रोड्स है, कितना खर्चा होगा पर टन, ये सब लिखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। और आज तो डे 1 से फैक्ट्री चालू ही करनी है कंपलसरी, तो उस हिसाब से क्या करना, वो भी आपको एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। फिर प्री प्रोसेसिंग है, अगर वेट बायोमास अवेलेबल है तो उसकी प्री प्रोसेसिंग कैसे करें, कैसे उसका मॉइस्चर कम करें, उसके ऊपर काम करना होगा। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आज हम ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, पिलेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, जो जो मशीनरी यंत्र आपके यहाँ आएंगे, जब आएंगे तब उनके ऊपर आपको काम करना है, उनकी पढ़ाई करनी है। और कैसे प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाए, कैसे बिजली की लागत उसकी कम हो, पानी की लागत कम हो, एफिशिएंटली वो प्लांट चले, इसके ऊपर काम करना होगा। ऑपरेशन मेंटेनेंस, यानी एक ये तो ऐसी चीज है कि अगर आप मर्सिडीज की भी फैक्ट्री हो या जूतों की भी फैक्ट्री है, वहां एक सभी लोग इसके ऊपर काम करते हैं कि कैसे ऑपरेशन मेंटेनेंस में हम 2 पैसे कमाए, बचाए। क्योंकि अगर आपने कहीं 10 पैसे बचाए, 50 पैसे बचाए, तो वो पूरे जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल में, वो बहुत ज्यादा पैसा बचता है। और ये जो बचने वाला पैसा है, ये सब आपका प्रॉफिट है। तो ये भी आपको देखना होगा कि किस तरह से मैं पैसे मेरे फैक्ट्री में थोड़े थोड़े 1 रुपया 2 रुपया भी बचता है, तो भी वो बहुत बड़ा सेविंग है। प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मैं अपने फैक्ट्री में बना रहा हूं, वो प्रोडक्ट टोरीफाइड, नॉन टोरीफाइड, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कैलोरीफिक वैल्यू है, कहाँ का ये इस्तेमाल होते हैं, इस सब की पढ़ाई आपको करनी है। सर्टिफिकेशन, हर जो बैच हम लोग तैयार करेंगे हर दिन, उसका सर्टिफिकेशन करके हमको किसानों को, आई मीन ग्राहकों को देना है, उपभोक्ताओं को देना है। तो अगर हम नेपियर घास से नहीं उगा रहे, दूसरी से अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे उसमें कि रॉ मटेरियल अभी हमने ये इस्तेमाल किया है, और ये उसकी क्वालिटी है, ये प्रोडक्ट है, और ये उसका सर्टिफिकेट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मार्केट। देखो क्या है कि हमें तहसील में कई सारे एमकोल के प्रोडक्ट्स करने हैं, और हमें दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, ये बात तो बराबर है, लेकिन शुरुआत करनी है हमें अपने तहसील के साथ। हमें पहले तो अपने तहसील को कार्बन न्यूट्रल करना है, जहां जहां जीवाश्म ईंधन का उपयोग हो रहा है उसे रिप्लेस करना है इस एमकोल के साथ, हमारे जैव ईंधन के साथ। तो हमारी तहसील की पूरी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, कितने होटल है, कितने घर है, कौन क्या क्या इस्तेमाल करता है, कितनी इंडस्ट्रीज है, किसकी क्या जरूरत है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ाई आपके पास होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि फैक्ट्री शुरू होने के पहले ही वो जो हर दिन 30 टन का माल तैयार होने वाला है, उसके ऑर्डर पहले से ही आपके तहसील से तैयार होने चाहिए। और फिर वो हम कैसे पहुंचाएंगे लोगों के पास, ये पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये जो करना है कस्टमर के लिए, वो कैसे करेंगे, उसमें भी आपको सोचना है। कैसे, किस गाड़ी से वो सब जाएंगे, कौन सी गाड़ी है जो हमारे आसानी से तहसील में घूम सकते हो सकती है, एक छोटी सी रिक्शा हो, वो ये काम कर सकती है। और ये पूरा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर, ये सब बेचने के बाद बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जहां इनकम टैक्स में, बाकी के टैक्सेस में वो हमें कंसेशन भी है। तो कौन से गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज है, उसके हिसाब से हम ये टैक्सेशन स्ट्रक्चर बैठा सकते हैं, इसके ऊपर भी काम करना हो। डिटेल पढ़ाई कीजिए, डिटेल, ताकि आप जो है आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी ये जो पढ़ाई मैं बोल रहा हूँ, ये कोई एकेडमिक की पढ़ाई नहीं, यानी इसको टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, बाकी सब पढ़ाई कीजिए, और सिर्फ एकेडमिक्स करके सर्टिफिकेट लीजिए, ये नहीं है। इसका रिजल्ट एक ही है जिसके ऊपर आपको काम करना है, और वो रिजल्ट है प्रॉफिट। इस तरीके से काम करिए ना कि मैक्सिमम प्रॉफिट, ये जो हमने लिखा ना एक फैक्ट्री के साथ, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। इस तरीके से काम करिए आप कि मानो अभी जैसे आपकी फैक्ट्री शुरू होती है, वैसे पूरी आपकी रोजी रोटी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको कोई दूसरे इनकम का कोई स्रोत ही नहीं है। मेरी आज से, इस महीने से अगर फैक्ट्री शुरू हुई है ना, तो इस महीने में मेरे इनकम भी शुरू होनी चाहिए। इस तरीके से काम करिए। भले ही आप तो ऐसा बोलिए कि अगर आप 3, 3.5, 4 लाख रुपया महीना कमा सकते हो, तो सोचिए कि मुझे पहले महीने में 50,000 ही इनकम बने मेरा, दूसरे महीने से मैं 1 लाख इनकम बनाओगे, तीसरे महीने से 1 लाख इनकम बनाओ। लेकिन अगर आप जब 1 लाख खुद के लिए बनाओगे, तब 100 लाख रुपए किसानों को आप कमा के दोगे। जब 1 लाख खुद कमाओगे, तब सीएसआर करके अपने गांव के लिए भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए तैयार करोगे।
और ये कंपलसरी है, कंपलसरी है कि मैं अगर डे वन से जैसे भी फैक्ट्री पूरी होती है ना, तो मेरी पूरी रोजी रोटी, मेरा पेट अभी इसके ऊपर है, उस तरीके से आपको काम करना है। और इसी के साथ यानी एक एमकोल की फैक्ट्री के साथ 25 से 30 लाख का ये CSR हमारे तहसील को उपलब्ध हो। सोचिए कितने प्रोजेक्ट करने हैं हमें। और मैं जब बोलता हूँ कि सुजलाम सुफलाम जो राज्य बनाना है वो कितना मुमकिन है। एक तो कोई ऐसी कंपनी नहीं जो MCL जैसी जो इतना सारा प्रॉफिट, पूरा प्रॉफिट हमारे गांव के लिए, उसी तहसील के लिए और ऊपर से इतने रिसोर्सेस है जो हमारे पास कि हम फिर से वहां जो हम थे वो कर सकते हैं। और आपका भी इनकम देखिए ना, ये 3, 3.5, 4 लाख एक प्रोजेक्ट का इनकम है, एक एमकोल के प्रोजेक्ट का। ऐसे हर ग्राम पंचायत में प्रोजेक्ट करने हैं, MCNG के प्रोजेक्ट, उसकी तो इनकम इससे ज्यादा होगी। और आप सभी लोग जो पहला प्रोजेक्ट होगा ना एमकोल का, ऐसा समझे कि हम पहले अभी पहली कक्षा में सबका भी प्रवेश हो रहा है। पहली कक्षा में हम सभी जा रहे हैं स्कूल में। एकदम पढ़ाई कीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए पूरी, और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की आप कोशिश कीजिए। और हम देखेंगे कि कौन सी फैक्ट्री में कौन सा आदमी या कौन सा वो उद्योजक जो सबसे ज्यादा मार्क्स या सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है। और दोस्तों, आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में हमारे किसान बहुत बड़े संकट से जा रहे हैं। ये जो हमने जिससे शुरुआत की कि आज बेवक्त बारिश की वजह से लाखों हेक्टेयर का नुकसान हो रहा है, और इस लाखों हेक्टेयर के साथ लाखों हमारे किसानों का परिवार है जो आज भयंकर संकट से गुजर रहा है। और हमारा ये जो संगठन है, हमारी ये जो कंपनी है MCL है, इसका केंद्र बिंदु ही है किसान। हमारे सभी जो बिजनेस मॉडल है, सभी तरह के बिजनेस करने के तरीके हैं, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे किसानों को देते हैं। हम देखते हैं कैसे किसानों को ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। यानी हम किसानों को इतना अच्छा इनकम दिलाना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में सभी बच्चों को ये समझ में आए कि अगर अच्छा आपको ऑक्यूपेशन चाहिए, अच्छा पैसा कमाना है अगर जिंदगी में, तो आपको करनी होगी खेती। इस तरीके के हम विचार, इस सोच के साथ हम लोग किसानों के साथ अगर काम कर रहे हैं, तो हमें इस संकट में भी किसानों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप जाइए, आपके तहसील में आजू बाजू जहां भी किसान इन संकट को फेस कर रहा है, किसान के ऊपर अगर संकट है, तो सर्वे कीजिए, जाके देखिए कि किसान को कैसे नुकसान होता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या परेशानी है जिससे ये किसान गुजरते हैं। और जब ऐसा सब नुकसान किसान का हो सकता है, तो हम उसकी कैसी मदद कर सकते हैं। ये सभी जो क्रॉप्स है, ये सभी जो डैमेज हुए जो फसल है, क्या इस फसल को हम रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी बायोमास है। तो ये सभी जो फसल है, इसको कैसे हम लोग रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल करें, इसका कैसे मॉइस्चर कंटेंट जो भी हो, कैसे उसको कम करें, क्या आज है। और इस सब चीजों में आपको वहां के जो तालुका कृषि अधिकारी वो मदद करेंगे, उनको पता है सब कुछ चीज। अगर वो जो अपने तहसील में अगर नहीं है, आजू बाजू भी है, तो भी हम लोग उसको कटिंग करके, ट्रांसपोर्टेशन करके, लॉजिस्टिक करके अगर हम अपने फैक्ट्री में लाए, तो उसका कितना कॉस्ट रहेगा, कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे, और ये इस करने के बाद कितने रुपए में ये रॉ मटेरियल बनेगा, तैयार होगा, कितने रुपए में हम अपनी ये जो उत्पादन तैयार कर पाएंगे और उसको बेच पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें ये सब चीजें फिजिबल करनी होगी। यानी किसानों को जितने पैसे हम लोग देंगे, जिस पैसे से हम लोग ये रॉ मटेरियल आएगा, उससे ज्यादा का हमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट तैयार करके उसको बेचना होगा, और प्रॉफिट कंपलसरी अर्न करना होगा। प्रॉफिट अगर हम लोग नहीं तैयार करेंगे, तो हम इस चीज को आगे ही नहीं बढ़ा सकते, भले ही प्रॉफिट कम हो अपने लिए। जो ओनर है उनके लिए कम हो चलेगा, किसानों के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे देने की कोशिश करें, वो भी ठीक है, लेकिन ये सब चीजें ऐसी होनी चाहिए कि इससे कंपलसरी प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। और फिर इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसानों को कितना रेट दे सकते हैं, जो उनकी फसल आज बर्बाद हुई है, जो भी बायोमास उनके पास है, और कितना क्वांटिटी आज हम लोग ले सकते हैं। हमारे पास अभी 6 फैक्ट्रियां हैं जो रेडी है, और 12 वो रेडी हो जाएगी, 18 तो फैक्ट्री है ही, अभी 84 फैक्ट्रीज हो जाएंगे। तो हम बहुत एक अच्छे जगह पे जाएंगे, एक अच्छी कैपेसिटी के साथ आएंगे कि हम किसानों की मदद कर पाए। और दोस्तों देखो, हमें हमारा पूरा जो संगठन है ना, वो सभी किसानों के लिए है, और हमें हर हाल में, हर कंडीशन में उनकी मदद करनी है।
जिस जो जो प्रॉब्लम उनके सामने है, हम नेपियर घास उगाएंगे, उनको एक अच्छा इनकम देंगे, वो तो सब ठीक है, लेकिन जब किसानों के ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो एमसीएल पहले संगठन चाहिए जो जाएगी और किसानों की मदद करेगी, अपने हिसाब से करेगी। अभी उनके ये सब नुकसान होने के बाद उनके जो पंचनामे होंगे, उनको कितने पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से, उसके हमें कुछ लेना देना है नहीं। ओके, गवर्नमेंट अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। मैक्सिमम कोशिश करनी है हमें किसानों को इस सभी प्रॉब्लम्स में मदद करने की। और दोस्तों, हमारे जितने भी ये जो विजन मिशन सब कुछ जो हमने बनाए हैं ना, जो इस विजन और मिशन को हम हमेशा पढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि हम दुनिया को बचाएंगे, हमारी धरती माँ को बचाएंगे, ये सब किसके ऊपर? ये तभी कर पाएंगे जब ये सब किसानों के ऊपर बेस्ड है। जब हम कहते हैं कि हम अपने तहसील को सुजलाम सुफलाम राज्य बनाएंगे, ये भी हमारे किसानों के ऊपर निर्भर है। जब हम कहते हैं कि हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाएंगे, ये भी हमारे किसानों के ऊपर रख के हम लोग सब बोल रहे हैं। तो हमें तो एक ही काम करना है हमेशा, पूरी जिंदगी, कि सिर्फ हमारे किसानों की मदद करनी है, किसानों का सक्षमीकरण करना है, उसके हाथ मजबूत करने। और एक बार हमारा किसान मजबूत हो जाए तो हमारे सभी जो सपने हैं, सभी जो लक्ष्य है, सभी जो विजन और मिशन है, ये सब पूरे हो सकते हैं।